हम सब खेल देखते हैं, खेलते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि खेल सिर्फ हार जीत या मनोरंजन से कहीं ज्यादा हो सकते हैं? असल में ये समाज का एक आईना है। तो आज चलिए इसी आईने में झांक कर देखते हैं कि खेल हमारे और हमारे समाज के बारे में क्या बताते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। वर्ल्ड कप जीतने का ये एक पल सिर्फ कुछ खिलाड़ियों की जीत नहीं है। आखिर ऐसा क्या है इस एक पल में कि ये करोड़ों लोगों के लिए इतना जरूरी बन जाता है, उनकी भावनाओं से जुड़ जाता है? ये यकीनन सिर्फ एक खेल की जीत से तो कहीं ज्यादा है। तो इस क्यों का जवाब हमें कहाँ मिलेगा? इसे समझने के लिए हमें एक अलग चश्मे से, एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। और वो नजरिया है समाजशास्त्र का। ये हमें खेल के मैदान से परे ले जाकर उसके गहरे सामाजिक मतलब को समझने में मदद करेगा। तो ये समाजशास्त्र है क्या भला? सीधी सी भाषा में कहें तो ये इस बात का अध्ययन है कि हम इंसान ग्रुप्स में कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते कैसे बनते हैं और हमारे बर्ताव के पीछे क्या पैटर्न होते हैं। मतलब समाज काम कैसे करता है। और जब हम इसी समाजशास्त्र के चश्मे से खेलों को देखते हैं तो उसे कहते हैं खेल समाजशास्त्र। ये इस दिलचस्प रिश्ते को समझने की कोशिश करता है कि समाज खेलों पर कैसे असर डालता है और फिर बदले में खेल समाज पर कैसे असर डालते हैं। ये एक टू वे स्ट्रीट है। तो चलिए अब इस सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा पहला टॉपिक है द हिडन करिकुलम, यानी वो छिपा हुआ पाठ्यक्रम जो खेल हमें अनजाने में ही सिखा देते हैं। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात कहता है। ये कहता है कि खेल हमें समाजीकरण का एक बहुत ताकतवर जरिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि खेल के मैदान पर हम सिर्फ खेलना नहीं सीखते, बल्कि समाज में रहने के जरूरी तौर तरीके भी सीखते हैं। इस छिपे हुए करिकुलम के 3 मुख्य काम हैं। पहला, समाज के नियम कायदे सिखाना। दूसरा, हमारे अंदर कुछ खास वैल्यूज डालना। और तीसरा, जेंडर के बारे में हमारी समझ बनाना। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है नियम सिखाना। जरा सोचिए, जब कोई फुटबॉल खिलाड़ी रेफरी के ऑफसाइड के फैसले को मान लेता है, भले ही वो उससे सहमत ना हो, तो वो सिर्फ खेल का नियम नहीं मान रहा होता। वो असल में एक निष्पक्ष अथॉरिटी की इज्जत करना सीख रहा होता है, एक ऐसी चीज जो किसी भी समाज को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है वैल्यूज पैदा करना। एक ओलंपिक एथलीट की जिंदगी को ही देख लीजिए। सालों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और सब्र, ये क्या है? ये असल में अनुशासन और मेहनत के फल का इंतजार करने जैसी वैल्यूज का जीता जागता सबक है। और तीसरा है जेंडर सोशलाइजेशन, यानी खेल कैसे हमें सिखाते हैं कि लड़के और लड़कियों से क्या उम्मीद की जाती है। पारंपरिक तौर पर देखें तो लड़कों को बॉक्सिंग या कुश्ती जैसे आक्रामक खेलों के लिए बढ़ावा दिया जाता है, जबकि लड़कियों को जिम्नास्टिक जैसे खेलों के लिए, जहां ग्रेस और सुंदरता पर ज्यादा जोर होता है। अब आते हैं खेल के एक और पहलू पर, जो किसी दोधारी तलवार जैसा है। ये हमें एक साथ ला भी सकता है और हमारे बीच गहरी खाई भी खोद सकता है। एक तरफ तो खेल कमाल के सोशल ब्रिज बनाते हैं, मतलब ये हमें जाति, धर्म, क्लास, इन सब दीवारों के पार ले जाकर एक दूसरे से जोड़ते हैं। क्योंकि जब हम सब मिलकर एक टीम को सपोर्ट करते हैं तो हम एक साझा इमोशनल अनुभव से गुजरते हैं। और इसका इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा? 1948 की हमारी हॉकी टीम। सोचिए, देश का बंटवारा हुए सिर्फ 1 साल हुआ था, माहौल में बहुत तनाव था, और उस वक्त इस ओलंपिक गोल्ड मेडल ने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया था। ये एक नए एकजुट भारत का प्रतीक बन गई। लेकिन यहीं पर एक विरोधाभास भी है। जो अपनापन हमें अपनी टीम या अपने फैंस के लिए महसूस होता है, वही अपनापन कभी-कभी दूसरी टीमों और उनके फैंस के लिए गहरी दुश्मनी में भी बदल सकता है। और ये तस्वीरें इसी विरोधाभास को दिखाती हैं। वही जुनून जो हमको बनाता है, हमारी टीम, हमारा देश, हमारी एकता, वही जुनून उनके खिलाफ, यानी हमारे विरोधियों के खिलाफ नफरत भी पैदा कर सकता है। और यही हम बनाम वो की भावना खेल को इतना जोशीला बना देती है। और जब ये हम बनाम वो की भावना हद से गुजर जाती है तो हम पहुंचते हैं अपने अगले टॉपिक पर, खेलों में हिंसा। और यहां बात सिर्फ मैदान पर होने वाली धक्का मुक्की की नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अक्सर जब हम खेल में हिंसा की बात करते हैं तो सिर्फ मारपीट ही दिमाग में आती है, पर समाजशास्त्री इसे 4 अलग-अलग तरीकों से देखते हैं: शारीरिक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक। चलिए जल्दी से इन्हें समझते हैं। शारीरिक हिंसा,
ये तो बिल्कुल साफ है। जब कोई खिलाड़ी नियमों को तोड़कर दूसरे को सीधे सीधे शारीरिक चोट पहुंचाए, जैसे 1997 का वो मशहूर मैच जब बॉक्सर माइक टायसन ने अपने विरोधी का कान काट लिया था। फिर आती है मौखिक हिंसा। इसमें गालियां देना, धमकियां देना या नस्लभेदी बातें करना शामिल है। क्रिकेट में होने वाली स्लेजिंग या खिलाड़ियों का रेफरी से बदतमीजी करना, ये सब इसी के उदाहरण हैं। मनोवैज्ञानिक हिंसा आज के डिजिटल जमाने में एक बहुत बड़ी सच्चाई बन गई है। सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को जो ट्रोलिंग और बेइज्जती झेलनी पड़ती है, वो उनके मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता है। ये भी हिंसा का ही एक रूप है। और आखिर में है प्रतीकात्मक हिंसा। ये थोड़ी छुपी भी होती है, सीधी नहीं दिखती, ये सिस्टम में होती है। जैसे महिला खेलों को कम फंडिंग मिलना या मीडिया में उनकी उपलब्धियों को नज़रअंदाज कर देना, ये सब इसी का हिस्सा है। तो इन सब बातों से हम कहाँ पहुँचते हैं? हम वापस वहीं पहुँचते हैं जहाँ से शुरू किया था, कि खेल सच में समाज का एक आईना है जो हमारी अच्छी और बुरी दोनों सच्चाइयों को साफ साफ दिखा देता है। तो आज हमने क्या क्या समझा? पहली बात कि खेल सिर्फ खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी सामाजिक घटनाएं हैं। दूसरी, ये हमें समाज के कई अनकहे नियम सिखाते हैं। तीसरी, ये हमें जोड़ भी सकते हैं और बुरी तरह बांट भी सकते हैं। और आखिर में मैदान पर जो हिंसा दिखती है वो अक्सर समाज की बड़ी परेशानियों का ही एक छोटा रूप होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खेल सिर्फ समाज को दिखाते नहीं हैं, ये समाज को बनाते भी हैं। तो अगली बार जब कोई मैच देखें तो सिर्फ स्कोर मत देखिएगा, ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि उस खेल में, उस भीड़ में, उस जुनून में आपको अपना समाज कैसा दिख रहा है।